मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 व 10 का नया जो टॉपिक है उपसर्ग, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पिछले जो वीडियोस हमारे आए थे, जो क्लासें हुई थी, उनमें हमने व्याकरण से संबंधित कई जो टॉपिक थे उन पर हमने बातचीत करी थी, उनके बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उपसर्ग, आज हम इस उपसर्ग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, यानी कि समीप में रहना। उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ समीप रहना, समीप रहना। परिभाषा है उपसर्ग की। धातु से पहले लगकर, धातु से पहले लगकर उनके अर्थ में, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा है कि धातु से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग के बारे में कहा गया है, उपसर्ग के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? उपसर्गेण, उपसर्गेण धात्वर्थे, उपसर्गेण धात्वर्थे बलाद न्यत्र, उपसर्गेण धात्वर्थे बलाद अन्यत्र, उपसर्गेण धात्वर्थे बलाद अन्यत्र नीयते, बलाद अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार इत्यर्थे प्रतीयते। उपसर्गेण धात्वर्थे बलाद न्यत्र नीयते, प्रहार, संहार, विहार, परिहार इत्यर्थे प्रतीयते। अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में अन्यत्र, यानी अन्य ही परिवर्तन की ओर ले जाता है। यानी कि उपसर्ग के द्वारा धातु का जो अर्थ होता है वह अन्यत्र अर्थ की ओर ले जाता है। यानी कि धातु से पहले उपसर्ग लगाने पर वो अन्यत्र चला जाता है। जैसे प्रहार, हार, संहार, विहार, परिहार इत्यर्थ। प्रहार इस प्रकार से बताया गया। तो जब से ये एक श्लोक बताया गया है, तो प्र प्लस हार, प्र प्लस हार बी
प्लस आर, वी प्लस आर, सम प्लस आर, प्लस आर, परी प्लस आर। अर्थ कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में उपसर्ग अलग अलग हैं, उपसर्ग अलग अलग हैं और उसके बाद में जो शब्द है वो शब्द एक है। उपसर्ग हमारे अलग अलग हैं और बाद में जो शब्द दे रखा है हार, वो सब सभी में एक ही है, लेकिन इन सब का अर्थ अलग है, इन सब का अर्थ अलग अलग है। प्र प्लस हार, अब यहाँ पे प्र उपसर्ग है तो प्रहार का मतलब क्या हो गया? प्रहार का मतलब यानी आक्रमण करना, प्रहार किया, आक्रमण करना। विहार, विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। विहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। संहार, संहार का मतलब होता है नाश करना। संहार का मतलब क्या होता है? नाश करना। आहार कट होता है भोजन, आहार कट क्या होता है? भोजन। और परिहार का मतलब क्या आता है? पराजय, पराजित या पराजय करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में उपसर्गों की संख्या अलग है, कि अलग अलग प्रकार के उपसर्ग हैं और शब्द एक ही है। तो कहने का मतलब है कि उपसर्ग के प्रयोग से धातुओं के अर्थ को वो अन्यत्र की ओर ले जाते हैं। जैसे कि प्रहार, आहार, विहार, संहार, परिहार। इस प्रकार से ये श्लोक बताया गया है कि उपसर्गेण धात्वर्थे बलान्यत्र लीयते, यानी कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को अन्यत्र दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। प्रहार, आहार, विहार, संहार, परिहार इत्यादि आदि। उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग के बारे में एक बात और बताई गई है कि इसके द्वारा धातु को बदल दिया जाता, धातु के अर्थ, धातु को बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। कभी धातु के साथ मिलकर, कभी धातु के साथ मिलकर, यह समान अर्थ में भी आ जाती है, समान अर्थ में भी आ जाते हैं, अर्थ में भी आ जाती है, समान अर्थ में भी आ जाते हैं। कभी ये धातु के आधार पर उसके पूर्व अर्थ को नष्ट करके नया अर्थ स्थापित कर देते हैं। कहीं धातु के साथ मिलकर, कहीं
धातु के साथ मिलकर विशेषता भी प्रकट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि धातु के साथ में अगर उपसर्ग को लगा दिया जाता है तो वह अन्य अर्थ का परिवर्तन भी कर देते हैं, अर्थ का नष्ट भी कर देते हैं, उसका जो मूल अर्थ है उसको भी नष्ट कर देते हैं या फिर कोई नया अर्थ निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्गों का धातु के साथ संयोजन होने से कई प्रकार के अर्थ वगैरह निकलते हैं। अब लेते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 बताई है। संस्कृत भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी बताई है? 22 बताई है। उपसर्ग हिंदी भाषा में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 22 बताई है। तो हम सभी 22 जो उपसर्ग हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला जो उपसर्ग है वो है प्र उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक। प्र का अर्थ क्या होगा? अधिक। दूसरा जो हमारा उपसर्ग है वह है परा। परा का मतलब होता है उल्टा। तीसरा वह है अप। अप का अर्थ होता है इसका। चौथा जो उपसर्ग है वह है सम। कौन सा है? सम। सम का अर्थ होता है एक साथ। पांचवा उपसर्ग है अनु। अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या हो गया? पीछे। छठा जो उपसर्ग है वह है अव। कौन सा है? अव का अर्थ होता है नीचे। अव का मतलब क्या होता है? नीचे। सातवां जो उपसर्ग है वह है निस। निस का अर्थ हो गया बाहर। इसका अर्थ हो गया बाहर। आठवां जो उपसर्ग है वह है निर। निर का मतलब क्या होता है? बाहर। निर का अर्थ क्या होगा? बाहर। अगला जो हमारा उपसर्ग है वह है दुस। दुस का तो हो गया कठिन। उसका तो क्या? कठिन। अगला जो हमारा उपसर्ग है वह है दुर। दुर का मतलब हो गया बुरा। दुर का अर्थ हो गया बुरा। 11वां जो हमारा उपसर्ग है वो है वी। वी का अर्थ है बिना। वी का अर्थ क्या हो गया? बिना। 12वां जो उपसर्ग है वह है आंग। कौन सा उपसर्ग है? आंग। आंग का मतलब होता है तक। उसके बाद हमारा उपसर्ग है नी।
नी का अर्थ होता है नीचे, नी का अर्थ क्या हो गया, नीचे। इसके बाद हमारा उपसर्ग है अधि। कौन सा उपसर्ग है, अधि। अधि का मतलब हो गया ऊपर। इसके बाद हमारा जो उपसर्ग है वह है अपी। अपी मतलब निकट, निकट। इसके बाद अति, अधिक। क्या है, अधिक। सुंदर, उत, ऊपर, उत, ऊपर। अभी, अभी, बाहर। उसके बाद हमारा उपसर्ग है प्रति। प्रति का मतलब होता है और प्रति का अभी का अर्थ यहाँ पे है सामने। अभी का क्या है यहाँ पे, सामने। इसके बाद हमारा जो उपसर्ग रह गया है वह है परि। कौन सा है, परि। परि का हो गया चारों, परि का हो गया चारों। इसके बाद जो हमारा रह गया है उप का हो गया समीप। ये देखिए बच्चों एक बार ये हमारे जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार से हैं, सभी को लिखा हुआ है, आप देख लें एक बार। पहला जो हमारा उपसर्ग है वह है प्र। प्र का अर्थ क्या हो गया, अधि। प्र का मतलब अधिक। दूसरा परा। परा का मतलब हो गया उल्टा। तीसरा हमारा जो उपसर्ग है अब का मतलब होता है इसका। चौथा है सम। सम का मतलब एक साथ या समान। अनु। अनु का अर्थ हो गया पीछे। अनु का अर्थ क्या हो गया, पीछे। इसके बाद आता है अव। अव का मतलब होता है नीचे। अव का मतलब क्या हो गया, नीचे। इसके बाद जो हमारा उपसर्ग है निस। निस का मतलब हो गया बाहर। फिर इसके बाद निर। निर का अर्थ भी बाहर। उसके बाद हमारा 9वें नंबर का जो उपसर्ग है वह है दूर। दूर का मतलब क्या हो गया, दुस। दुस का मतलब हो गया कठिन और दुस उसका मतलब बुरा। 11वां उपसर्ग है पी। पी का मतलब बिना। 12वां है आंग। आंग मतलब आम उपसर्ग लगता है, उसका अर्थ होता है तक। इसके बाद हमारा जो उपसर्ग है आंग के बाद में नी। नी का तो गया नीचे। अधि। अधि का मतलब ऊपर। अपि। अपि का मतलब निकट। अति मतलब अधिक। सु सुंदर। उत ऊपर। अभि। अभि का मतलब हो गया सामने। और अगला जो है हमारा 20वें नंबर का उपसर्ग है वो प्रति। प्रति का होता है और उसके बाद हमारा जो उपसर्ग है परि। परि का तो गया चालू। और 22वां और अंतिम जो उपसर्ग है वह हमारा है उप। उप का होता है सभी। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में ये 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्गों का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। एक बार आप इनको नोट कर लेना और इनको ध्यान रखें कि कौन से उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। अब इन सभी उपसर्गों के हम थोड़े थोड़े उदाहरण हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा उपसर्ग है वह कौन सा है, प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, प्र। प्र उपसर्ग के हम उदाहरण देखते हैं, तब तक आप इनको उतार लें।
उपसर्ग और उनके उदाहरण। उपसर्ग और उनके उदाहरण। क्रय उपसर्ग है भवती। क्रय उपसर्ग और भवती यहाँ पे धातु है, यानी कि भवती है, क्रय प्लस भवती, तो इसका अर्थ क्या होगा? क्रय भवती बना। क्रय भवती का मतलब होता है प्रभावित। प्रभावित यानी कि प्रभावित, अत्यधिक प्रभावित। क्रय का दूसरा उदाहरण है क्रय प्लस नमति। क्रय प्लस नमति, प्रणमति। प्रणमति यानी कि अधिक रूप से प्रणाम करना, प्रणाम करना। अगला जो उदाहरण है वह है प्र प्लस हरति। प्र प्लस हरति, प्रहरति। प्रहरति, प्रहरति प्रहार। प्रहरति का क्या हो गया? प्रहार हो गया। प्रणयति, 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 तो क्या होगा यहाँ पे? प्रणयति। प्रणयति मतलब प्रेम। प्रणयति मतलब प्रेम। इसके बाद प्र के बाद में हम अगला जो उपसर्ग है हमारा परा। अगला जो उपसर्ग है वो हमारा परा। कौन सा है? परा, जो हमने पिछले बताया था। परा प्लस भवती। परा प्लस भवती यानी कि यहाँ पे अर्थ होता है दूसरे के पराधीन। दूसरे के पराधीन, पराभवती। अब यहाँ पे परा का अर्थ उल्टा होता है, लेकिन जब हम इसमें धातु लगाएंगे पराभवती का मतलब होता है कि वह किसी दूसरे के पर, दूसरे के अधीन होता है। दूसरा परा प्लस जयते। पराजयते का क्या होगा? पराभवती हो गया यहाँ पे, पराजयते हो गया यहाँ पे। पराजयते का तो क्या? पराजित। और पराभवती का मतलब हो गया अधीन, दूसरे के अधीन। पराकरोति। पराकरोति अर्थात पराकरोति अर्थात उल्टा करना। अगला जो हमारा है उसको वह है हमारा अप। कौन सा है? अप। कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अपकरोति, अपकरोति
उपसर्ग है, क्रिया धातु है, तो अब करोति हो जाएगा यहाँ से। अप प्लस सर्दी, अप प्लस सर्दी, अप सर्दी। अब तो प्लस एटी, अपेटी, अपेटी। इसके बाद हमारा जो पहला तो क्रय उपसर्ग था, दूसरा पर उपसर्ग था, तीसरा अप, चौथा है हमारा उपसर्ग कौन सा? सम, सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। समभवती, संक्षिप्ति, संक्षिप्ति क्या हो जाएगा? संक्षिप्ति, संक्षिप्ति। इसके बाद होता है सम करोति, सम करोति मतलब संकरोति। पांचवा जो हमारा उपसर्ग है वह है अनु। कौन सा है? अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग हो गया यहाँ पे। अनु प्लस भवती, अनु प्लस भवती, अनुभवती, अनु प्लस भवती, अनुभवती। दूसरा है अनु प्लस करोति, अनुकरोति, अनुकरोति। इसके बाद आता है तीसरा जो उदाहरण है अनु प्लस गच्छति। क्या होगा? अनुगच्छति। क्या होगा? अनुगच्छति। उसके बाद हमारा अगला जो उपसर्ग है वह है अवउपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अवउपसर्ग। कौन से प्रकार का अवउपसर्ग है? तो अव प्लस गच्छति, अव प्लस गच्छति क्या होगा? अव गच्छति, अव गच्छति। अव प्लस करोति, अव करोति, अव करोति। अगला जो हमारा उदाहरण है, अगला जो हमारा उपसर्ग है वह है निश। कौन सा है? निश उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? निश उपसर्ग। निश उपसर्ग, निल उपसर्ग ले लेते हैं। चलो निर प्लस गच्छति, निगच्छति, निर्गच्छति, निर्गच्छति।
अगला जो उदाहरण देते हैं हम इसका, निर प्लस वहती, निर प्लस वहती, तो क्या होगा, निर्वहती। अगला जो उदाहरण हम लेते हैं इसका, वह है निर प्लस ईक्षते, निर प्लस ईक्षते, क्या होगा, निरीक्षते, इस प्रकार से बच्चों आज हमने उपसर्ग के 7 जो प्रकार थे उनके बारे में हमने जाना, उनके उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा, देखा। इस उपसर्ग की परिभाषा या इससे संबंधित जो भी नियम वगैरह बताए गए थे और जो भी उपसर्ग के प्रकार हैं, उन प्रकारों के जो भी उदाहरण बताए गए हैं, इन उदाहरणों में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके उदाहरण आपको कर लेने हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम उपसर्ग के बाकी जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।